हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सो आज इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर। You have learnt that cells are organized into specialized tissues and organs and collectively perform specific function. हमने पढ़ा था कि सेल, ए ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनता है, टिश्यूज, और टिश्यू का जो ग्रुप बनता है तो उससे क्या बनेगा, ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब ये जो सेल से टिश्यू बना और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट्स दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग। अब ये सेल जब यूनिट के रूप में फंक्शन करते हैं, हमने पढ़ा था सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब सेल यूनिट के रूप में जो फंक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा और विद देयर सराउंडिंग, अपनी आसपास की जो चीजें हैं, उनकी जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट जो है, उसके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। These interactions occur at cell boundary where substances move between the cells and their external environment. अब ये सारी इंटरेक्शंस कहाँ पे होती है, सेल की बाउंड्री पे। सपोज ये एक सेल है, इसकी बाउंड्री है, तो इसके सेल की बाउंड्री पे होंगे। इस सेल बाउंड्री से ही सब्सटेंसेस जो हैं इन और आउट मूव करेंगे to their external environment. Even single-celled organisms exchange materials and respond to their environment through cell membrane. अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे कल, सिंगल सेल्ड जिनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और दूसरे थे मल्टी सेलुलर, यानी जिसमें बहुत सारे सेल्स हों। अब जो सिंगल सेल है यानी यूनिसेलुलर है, उनमें भी एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का इन और आउट, और वो भी रिस्पोंड करते हैं अपने इन्वायरमेंट के, किसके थ्रू, जो ये बाउंड्री है, और इस बाउंड्री को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, यानी जो आउटर लेयर है सेल की उसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। द सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ ए सेल। सेल मेम्ब्रेन जो कि एक यूनिवर्सल फीचर है, यानी हर सेल में पाई जाती है, चाहे वो प्रिमिटिव सेल हो, पुराना सेल हो, या फिर प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, किसी भी टाइप का सेल हो, उसमें सेल वॉल जरूर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको कहा गया है यूनिवर्सल फीचर, यानी हर सेल में प्रेजेंट होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स ए सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक थिन बाउंड्री है जो कि सेल के चारों ओर है, सेल के चारों ओर एक बाउंड्री है, और वो क्या करती है, जो सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स it allows some substances to pass through it while blocking other. ये कुछ सब्सटेंस को तो अपने में से पास होने देती है, जबकि कुछ सब्सटेंस को ब्लॉक कर देती है, कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर एंटर नहीं करने देती। अब क्या क्या सब्सटेंस ये
अलाउ करती है पास होने के लिए। यानी कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन? वो है गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर की भी मूवमेंट हो सकती है। इस एक्सपेरिमेंट, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, एक्टिविटी है 2.2। एक्टिविटी 2.2 में हमें क्या बताया गया है कि हमने 2 पोटैटो पीस लेने हैं, 2 पीस लेने हैं आलू के, और दोनों पीस कैसे हो, एक जैसे साइज के हो, इक्वल साइज के हो, इक्वल साइज। अब इन दोनों पीस को हम क्या करेंगे, हम 2 बीकर लेंगे, बीकर ए और बीकर बी। बीकर ए में हम कैसा वाटर यूज करेंगे, प्लेन वाटर, सिंपल वाटर डालेंगे हम बीकर ए के अंदर। बीकर बी में हम डालेंगे साल्ट और शुगर सॉल्यूशन, साल्ट और शुगर सॉल्यूशन। और ये कैसे सॉल्यूशन हो, 20%। 20% का मतलब है अगर हमने 100 ml वाटर लिया है तो उसमें हम 20 ग्राम्स ऑफ साल्ट और शुगर ऐड करें तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा 20%। तो बीकर बी में हमने 20% साल्ट और शुगर सॉल्यूशन लेंगे और बीकर ए में लेंगे प्लेन वाटर, और इसमें पोटैटो पीस डाल देंगे एक जैसे साइज के। फिर हम इसको 1 घंटे बाद ऑब्जर्व करेंगे कि जो पोटैटो के पीस, आलू के जो पीस हैं उसमें साइज में क्या डिफरेंस आया। तो हमने क्या डिफरेंस नोटिस किया, ये पिक्चर है इनिशियल की। इनिशियली क्या थे, दोनों एक जैसे साइज के थे। ये पिक्चर है फाइनल। फाइनल में क्या हुआ, जो बीकर ए में यानी जो प्लेन वाटर में हमने पोटैटो रखा था वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा। और बीकर बी यानी शुगर और साल्ट सॉल्यूशन में जो रखा था वो क्या होगा, श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इनके वेट में भी कोई चेंज आया, वेट में भी चेंज आया। जो स्वेल हो गया यानी बीकर ए में जो पोटैटो है उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। और जबकि जो बीकर बी में जो पोटैटो है उसका वेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बीकर ए का वेट इंक्रीज और बीकर बी में जो है उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ वो जानेंगे। दिस हैपन्स because the cell membrane allows water to move in and out of the cell but not the sugar or salt molecules। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो वाटर को तो अलाउ करती है अंदर बाहर एंटर करने के लिए, लेकिन शुगर और साल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाउ नहीं करती। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट, जिसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन until the concentrations in the two area become equal। अब देखो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है और सोल्यूट क्या होता है, कम, वाटर मोर देन सोल्यूट लेस। कॉन्सेंट्रेटेड में सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने 100 ml वाटर में 10 ग्राम्स शुगर ऐड किया, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें हमने 100 ml वाटर में 50 ग्राम शुगर ऐड किया। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है, 10 ग्राम या 50 ग्राम? 50 ग्राम में। सोल्यूट क्या है हमारा यहाँ पे, शुगर।
तो सोल्यूट किस में ज्यादा है, 50 ग्राम वाले सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। और 10 ग्राम वाला सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें सोल्यूट कम है, वाटर ज्यादा है। तो वाटर जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव करता है, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ये जो मूवमेंट है वाटर का डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड, किसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से मूव कर रहा है वाटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को, जो वाटर की मूवमेंट हो रही है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब एक टॉपिक हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विच occurs इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। किसी भी पार्टिकल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब उसमें वाटर भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं। यहाँ पे वर्ड क्या दिया गया, पार्टिकल, नॉट ओनली वाटर, पार्टिकल, पार्टिकल में वाटर भी आएगा और गैस भी आएंगी, तो डिफ्यूजन वाटर में भी होगा, गैस में भी होगा। अब वाटर के केस में जो डिफ्यूजन होता है उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन है जो कि किस चीज का है, वाटर का, पानी की जो मूवमेंट है या पानी का जो डिफ्यूजन है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल enters root cells by this process of osmosis। अब प्लांट्स में, सॉइल में हम पानी डालते हैं, मिट्टी में पानी डालेंगे, मिट्टी से रूट के जो सेल्स हैं वो वाटर लेंगे, और ये मूवमेंट किसके थ्रू होगी, ऑस्मोसिस के थ्रू। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हमारे पास 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशन क्या है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या है और सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये 2 चीजें हम देखेंगे। अब जब सेल के अंदर और सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी, ठीक है, सोल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज इक्वल टू सोल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम। यानी सेल के बाहर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन और सेल के अंदर, इंट्रा मीन्स अंदर, सेल के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन जब इक्वल होती है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Solute concentration of extracellular medium is less than solute concentration of intracellular medium। जब सोल्यूट की कंसेंट्रेशन सेल के बाहर यानी ये वाटर या जिस भी लिक्विड में हमने सेल रखा है, सेल के बाहर जो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन होगी वो कम होगी, लेस देन होगी सेल के अंदर जो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है, यानी सेल के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट 3rd टाइप ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक का अपोजिट है हाइपरटोनिक। इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ग्रेटर होगी देन इंट्रासेलुलर।
सेल के बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सेल के अंदर क्या होगी, कंसंट्रेशन कम होगी। तो ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हमारे 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन का किस तरह का स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। Structurally, the cell membrane is extremely thin. सेल मेम्ब्रेन कैसी है, बहुत ही पतली लेयर है। कितनी पतली, 7 to 10 नैनोमीटर। 7 से लेकर 10 नैनोमीटर जो है इसकी थिकनेस है। नैनोमीटर मिलीमीटर से भी बहुत छोटा होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 0.000001 मिलीमीटर, यानी बहुत ही एक्सट्रीमली वेरी थिन। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी है। लिपिड्स एक तरह के फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लिपिड और मॉलिक्यूल वो प्रोटीन। अब जो ये मॉडल है जिसके थ्रू हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोसैक मॉडल। फ्लूइड मोसैक मॉडल। द मेम्ब्रेन हैज ए लिपिड बाइलेयर। मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर है। बाइलेयर मतलब 2 लेयर्स। बाइलेयर मीन्स 2 लेयर्स। लिपिड्स की 2 लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये पर्पल कलर में दिखाई दे रही है यहाँ पे। ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड। अब लिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, राउंड और एक टेल है। तो जो ये राउंड स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये कैसा स्ट्रक्चर है, वाटर अट्रैक्टिंग। और टेल वाला स्ट्रक्चर है वाटर रिपेलिंग, यानी पानी से दूर भागने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर में ये टेल दिखाई गई है। टेल क्या है, इनवर्ड है। और पर्पल कलर के ये हेड है जो वाटर अट्रैक्टिंग हेड, ये क्या है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हेंस इट इज फ्लूइड। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें कहीं भी लेयर के अंदर जो है कहीं भी घूम सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, फ्लूइड। फ्लूइड। Proteins in the membrane act like gatekeepers in helping substances pass through. अब जो प्रोटीन है, यहाँ पे ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है वो क्या कर रहे हैं, गेटकीपर का काम कर रहे हैं, जो कि हेल्प करेंगे सब्सटेंस को मूव करने में, इन और आउट मूव करने में हेल्प करेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन ए मोसाइक। मोसाइक क्या होता है, एक कलरफुल स्ट्रक्चर होता है जो कि शीशे या टाइल्स किसी भी चीज से मिलके बनता है, कलरफुल स्ट्रक्चर। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये भी कलरफुल इसी तरह का दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको बोला गया मोसैक मॉडल, और इसीलिए इस मॉडल का नाम पड़ा फ्लूइड मोसैक मॉडल। All living cells communicate with their surrounding and their neighboring cells through the cell membrane. सभी सेल्स एक दूसरे के साथ और अपनी सराउंडिंग के साथ कम्युनिकेट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। However, cell of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall. प्लांट्स में, फंगाई में और बैक्टीरिया में
एक एडिशनल लेयर यानी सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में, फंगाई में और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब ये एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 2.3। इसमें क्या करना है, एक हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। माइक्रोस्कोप में देखने के लिए स्लाइड होती है, तो टेम्परेरी स्लाइड प्रिपेयर करेंगे दो चीजों की, एक तो अनियन की और दूसरा ह्यूमन चिक सेल, हमारे चिक गाल के जो सेल है, ह्यूमन चिक सेल और अनियन सेल, ये दो स्लाइड्स प्रिपेयर करेंगे। अनियन सेल की जो स्लाइड प्रिपेयर होगी उसमें कलर करने के लिए हम यूज करते हैं सेफरनिन का। इसीलिए अनियन सेल जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कैसे कलर के दिखाई देंगे, पिंकिश कलर हमें दिखाई देगा। और चिक सेल को के लिए हम यूज करते हैं मिथाइलिन ब्लू चेन। इसीलिए चिक सेल कैसे दिखाई देंगे, ब्लू कलर के। ये है अनियन सेल और ये है चिक सेल। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे चिक सेल और अनियन सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप, तो अनियन सेल हमें कैसे दिखाई देंगे, रेगुलर शेप के दिखाई देंगे। रेगुलर ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसमें रेगुलर शेप के एक जैसे टाइप के सेल्स हमें दिखाई देंगे। लेकिन चिक सेल में कैसे हैं, अलग अलग शेप के सेल्स हैं, रेगुलर शेप नहीं है, सबकी एक जैसी शेप नहीं है, रेगुलरली अरेंज्ड नहीं है, इरेगुलरली अरेंज्ड है ये सेल्स। अब अगर हम इसी अनियन सेल और चिक सेल को हम शुगर और साल्ट सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा, शुगर और साल्ट सॉल्यूशन में अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, श्रिंक हो जाएंगे। तो वो श्रिंक होंगे तो उसमें क्या होगा, आउटर लेयर हमें दिखाई देगी। अनियन सेल कैसा है, एक प्लांट सेल है, तो अनियन सेल में हमें एक और आउटर लेयर, एक्स्ट्रा लेयर दिखाई देगी जो कि सेल वॉल है। ह्यूमन चिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स। In general, plants cannot move from place to place, so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. अब प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो इसीलिए उनको इन्वायरमेंट के जो स्ट्रेस है, जैसे कि बारिश आ गई, बहुत तेज आंधी आ गई, बहुत तूफान आ गया, तो ऐसे जो इन्वायरमेंट के जो स्ट्रेस हैं उनके खिलाफ भी जो है खड़े होना पड़ता है। तो प्लांट्स को क्या चाहिए, रिजिडिटी यानी हार्डनेस चाहिए, ताकि वो इजीली जो है वहां पे खड़े रह सके। तो इसीलिए प्लांट्स में क्या होती है, कि प्लांट्स हैव ए एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेल वॉल। इसीलिए प्लांट सेल में एक एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा। सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही, उसके अलावा एक लेयर और प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। द सेल वॉल also helps leaves and flowers remain firm and maintain their shape and help plants stay upright. सेल वॉल जो है वो पत्तियों को, फूलों को अपनी शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है। Although rigid, the cell wall is permeable. रिजिड तो है सेल वॉल, लेकिन कैसी है, परमिएबल है। परमिएबल मीन्स water and some dissolved minerals can pass through it. पानी और कुछ मिनरल्स इसके थ्रू इजिली पास हो सकते हैं।
along with the selectively permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall helps plant roots absorb water and nutrients from the soil. अब ये जो दो लेयर्स हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है और सेल वॉल जो कि परमिएबल है, ये दोनों हेल्प करते हैं प्लांट को, प्लांट की जो रूट्स हैं, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, तो रूट्स को हेल्प करते हैं सोइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए। When we place a rio leaf or an onion peel in concentrated sugar solution, जब हम अनियन पील को concentrated sugar solution में रखेंगे, the plant cell lose water due to osmosis, तो प्लांट सेल क्या करेंगे, अपना जो वाटर है उसको लूज कर देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर को लूज कर देंगे, किसकी वजह से, कौन सा प्रोसेस था ये, ऑस्मोसिस। हाउएवर द सेल्स डू नॉट श्रिंक इन साइज बिकॉज देयर रिजिड सेल वॉल मेंटेन्स देयर शेप, लेकिन जो ये अनियन के जो सेल्स थे यानी जो प्लांट सेल थे वो हमें साइज में श्रिंक होते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि उनकी शेप को मेंटेन रखती है। द इनर कंटेंट ऑफ ए सेल श्रिंक एज द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम सेल वॉल, जबकि बाहर से तो शेप सेम रहेगी, अंदर से जो कंटेंट्स हैं सेल के वो क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से दूर हो जाएगी श्रिंक होते टाइम। दिस शोज द सेल वॉल हेल्प्स प्लांट सेल रिमेन फॉर्म इन देयर ओरिजिनल शेप, इससे क्या पता चलता है हमें कि सेल वॉल जो है वो प्लांट को अपनी शेप मेंटेन करने में, जैसी उनकी शेप है एज इट इज रखने में हेल्प करती है। अब एनिमल सेल कौन सा हमने लिया था, चिक सेल। चिक सेल जो था उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, डू नॉट हैव ए सेल वॉल, देयरफॉर when placed in a concentrated sugar solution they lose water and shrink, इसलिए जब उनको हम concentrated sugar solution में रखेंगे तो वो वाटर लॉस करेंगे और साथ में क्या हो जाएंगे, श्रिंक भी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे प्लांट सेल में शेप मेंटेन करने के लिए सेल वॉल थी, ऐसे एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल इज absent. Without a rigid cell wall, animal cells can change shape easily. अब rigid cell wall नहीं है तो इसीलिए एनिमल सेल्स की जो शेप है वो क्या है, चेंज होती रहती है। This cellular flexibility supports the overall movement and functioning of animal tissue. अब ये जो सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी है यानी सेल की शेप चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबल है सेल, तो इससे क्या हेल्प होती है, एनिमल को मूवमेंट में हेल्प होती है, इजीली मूव कर सकते हैं, और एनिमल टिश्यूज की फंक्शनिंग में भी हेल्प होती है। द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो किस चीज से बनी है, सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड बाय मैनी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर, सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि कई सारी ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर बनते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज के जो सेल्स हैं वो जुड़ के वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और उस कार्बोहाइड्रेट को प्लांट्स में क्या बोला जाता है, सेलुलोज। सेलुलोज इन अवर डाइट एक्ट्स एज रफेज, हेल्प्स इन डाइजेशन। अब अगर हम अपनी डाइट में सेलुलोज इंक्लूड करते हैं, यानी हम प्लांट बेस्ड फूड जब हम लेते हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
तो उससे हमारी डाइट में सेलुलोज इंक्लूड होता है। तो वो सेलुलोज क्या करता है, हेल्प करता है हमें डाइजेशन में, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। Some microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall to provide protection and structural support to their cell। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब इतने स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, जैसे कि फंगाई और बैक्टीरिया, इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनमें सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, यानी रिजिड बनाती है। अब अभी तक हमने पढ़ा कि सेल की बाउंड्री के बारे में हमने पढ़ा, सेल में किस तरह की बाउंड्री है। अब हम पढ़ेंगे सेल का इंटीरियर, द सेल इंटीरियर, यानी सेल का जो अंदर का पार्ट है उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो सभी सेल्स में बेसिकली क्या है, 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। 3 बेसिक पार्ट्स कौन कौन से? फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटर लेयर है, सेल की आउटर लेयर जो कि कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेकंड है साइटोप्लाज्म, ये सेल है, सेल की आउटर लेयर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल का जो अंदर है वहां पे एक जेली लाइक, क्या है वहां पे, एक जेली लाइक सब्सटेंस है, पूरे में भरा हुआ है जेली लाइक सब्सटेंस। इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब थर्ड पार्ट है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सभी सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। In addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles। अब न्यूक्लियस के अलावा भी और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जिनको हम बोलते हैं organelles। Along with other substances present in it, most of which are only visible with an electron microscope। ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, अदर जो कंपोनेंट्स हैं, ये इनको देखने के लिए हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारी लैब में जो यूज होता है वो होता है लाइट माइक्रोस्कोप, उसके थ्रू सिर्फ हम न्यूक्लियस देख सकते हैं और आउटर लेयर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देख सकते हैं। बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं सेल के, उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब हमारे बुक में ये 3 डायग्राम्स गिवन है। ये 3 डायग्राम्स किस चीज के हैं? फर्स्ट डायग्राम है हमारा बैक्टीरियल सेल, ये क्या है, एक बैक्टीरिया का सेल है। दूसरा गिवन है प्लांट सेल और थर्ड है एनिमल सेल। तो अब इसमें हम कंपोनेंट्स देखते हैं किसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहला है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में एक सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल है, आउटर लेयर। सेल वॉल किसमें? प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट है सेल वॉल। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था? जेली लाइक सब्सटेंस, पूरे में एक जेली जैसा सब्सटेंस भरा हुआ है जो कि है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। तीनों टाइप के सेल में सेल वॉल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सेल वॉल सिर्फ बैक्टीरिया सेल और प्लांट सेल में। फिर है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड यानी जेनेटिक मटेरियल।
बैक्टीरिया सेल में न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसमें जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही एक जगह पे पड़ा हुआ है जिस जगह को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोइड। एक है राइबोसोम। राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस जहां पे होता है। राइबोसोम प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल में। बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट नहीं है। अब क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में भी प्रेजेंट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ही प्लांट का जो कलर है वो कैसे होता है? ग्रीन कलर होता है। क्लोरोमिन। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल यानी फ्री स्पेस। अब प्लांट सेल में जो वैक्यूल है यानी खाली जगह है वो बहुत लार्ज है, और एनिमल सेल में क्या है? वेरी स्मॉल वैक्यूल। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। न्यूक्लियस ये भी दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये भी दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ER भी दोनों में प्रेजेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। अब एक पार्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है। ये हमने अभी नेम पढ़े हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या इनका काम है और ये क्यों प्रेजेंट है। अब देखो न्यूक्लियस, दो तरह का न्यूक्लियस है यहाँ पे। एक तो जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और दूसरा है जो कि बैक्टीरियल सेल में है। यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल मैंने बताया था ऐसे ही पड़ा हुआ है एक जगह पे, उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, आउटर लेयर नहीं है उसकी कोई। तो इसके बेस पे हम सेल को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। A bacterial cell lacks a well-defined nucleus and membrane-bound organelles. एक बैक्टीरियल सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, यानी जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट भी हैं उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी पुराने जमाने का, एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियोन। इन प्रोकैरियोटिक सेल most cellular activities take place directly in the cytoplasm. प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादातर जो सेल की एक्टिविटीज हैं वो कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में। इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ऐसा न्यूक्लियस है जिसकी मेम्ब्रेन है, और ऑर्गेनेलीज यानी अदर कंपोनेंट्स भी जो हैं उनकी भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड है वो भी। सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। अब इसके बेस पे हम कंपैरिजन करते हैं जो हमने 3 टाइप्स ऑफ सेल पढ़े। सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। उसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। साइटोप्लाज्म यानी जो लिक्विड जेली जैसा सब्सटेंस था वो क्या तीनों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जिसकी मेम्ब्रेन हो, तो बैक्टीरियल सेल में नहीं है मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोइड, ऐसा न्यूक्लियस जिसकी मेम्ब्रेन नहीं है, ये किस में होता है? बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होता और एनिमल सेल में भी नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यानी ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल सेल में नहीं है, प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में है। अब इसके बेस पे हमारे पास दो तरह के सेल आए। दो तरह के सेल कौन से? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसकी मेम्ब्रेन ना हो। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में अब्सेंट है। यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं है। नेक्स्ट फीचर है डायमीटर यानी साइज कितना है। प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटा होता है और यूकैरियोटिक साइज में बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक का साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक का साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। नंबर ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक यूजुअली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, ओनली वन सेल प्रेजेंट होता है, एक ही सेल से मिलकर बने हैं। यूकैरियोटिक कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट है यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक में कैसे हैं? मेम्ब्रेन होती है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए इसमें अब्सेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। ये जो क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। अब हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं यानी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनेलीज थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो ये ऑर्गेनेलीज क्यों प्रेजेंट है, इनका क्या काम है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, किस किस अलग अलग ऑर्गेनेली के बारे में और ये क्यों है सेल के अंदर, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।